हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी थोड़ी सी कम हो गई होगी, क्योंकि कल 28 मार्च को ग्रुप डी भर्ती 2025 का अंतिम फैसला आना था कि आईटीआई वाले एग्जाम देंगे कि 10th प्लस दोनों एग्जाम देंगे। लेकिन साथ ही फैसला के बजाय अब इसका फैसला 26 मई को आएगा। कुछ भी नहीं फैसला कल आया, यही आया कि अब इसका जो अंतिम फैसला आएगा कि इस बार एग्जाम कौन देगा, आईटीआई वाले देंगे कि 10th प्लस आईटीआई दोनों देंगे। तो भाई डायरेक्ट अब इसका 26 मई को फैसला आएगा। लेकिन साथ याद रखिएगा 26 मई को डायरेक्ट ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आएगा, ये बात मान के चलिएगा। क्योंकि देखिए 2 दिन बाद अप्रैल का महीना शुरू होने जा रहा है, उसके बाद मई का महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 महीने बाद ही ग्रुप डी एग्जाम डेट आना था। लीजिए तो अब 26 मई को डायरेक्ट आपका ग्रुप डी का एग्जाम डेट आने वाले हैं। तो आज की इस सेशन में दोस्त जीके साइंस के कोर्ट के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी रेलवे एग्जाम 2018 से लेकर 2024 में हुए हैं और जिसमें जीके साइंस के सवाल पूछे गए हैं, आज की सेशन में दमदार सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 75 क्वेश्चन में से केवल 35 क्वेश्चन सही करना होगा। तो ध्यान से एक एक प्रश्न को हल करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे रेलवे के एग्जाम, एएलपी का एग्जाम, टेक्नीशियन का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम, प्लस खुद ही 2018 और 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम हुए थे। तो आज की सेशन में इन चारों रेलवे एग्जामों के सवाल को डिस्कस करने वाले, जीके और साइंस के, और कोर्ट केस सवाल पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो ये मजेदार सवाल होने वाला आज की सेशन में। तो देखिएगा आप सभी लोग, क्या आप 35 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? क्या आप रेडी है? बिल्कुल। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे और ये शाम को 7:30 PM पे। ये लगभग 10 पार्ट तक चलेगी क्लास। आज ये पहला पार्ट है दोस्त, ये मान के चलेगा 10 पार्ट लगातार ये सेशन चलेगी सुबह 8 बजे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न बताएंगे, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? सोचिए, समझिए और पहले का राइट आंसर दीजिए। कौन सा आर्टिकल है जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1963 में पारित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर था? मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर कौन था? दिल्ली, आगरा, इस्लामाबाद या फतेहपुर सिकरी? तो मुगल साम्राज्य द्वारा जो पहला नियोजित शहर था वो फतेहपुर सिकरी था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? राजा राम मोहन राय जी द्वारा स्थापित कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? बताएंगे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कहाँ पर किया था भाई? मुंबई में किया था। ये याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। तो इस सवाल का राइट आंसर देखिए, आत्मीय समाज। तो आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी द्वारा ने किया था। उसका धर्म सभा की स्थापना किसने किया था भाई? तो राधाकांत देव ने किया था। राधाकांत देव ने किया था धर्म समाज की स्थापना। कब किया था? 1830 में किया था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था वो आत्मीय समाज था। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। एशियाई शेरों की आबादी मुख्यतः ये किसके संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती है? एशियाई शेरों की आबादी मुख्यतः किसके संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती है? तो ये गुजरात राज्य में रहते हैं, लेकिन किस
संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती हैं? तो याद रखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता था? तो अरोड़ा आसफ अली को जाना जाता था। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। बंधन बैंक का गठन कब हुआ था? यानी बंधन बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ऑप्शन है यहाँ आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 243 है ये पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो पंचायत की अवधि संबंधित है आर्टिकल 243। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो देखिए 1897 में हुई थी, लेकिन किनके द्वारा हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए, सोचिए समझिए और इस सवाल का राइट आंसर दीजिए कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां हैं। तो 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। जब नदी का पानी चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं? जब नदी का पानी चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं? तो भाई मिंडर्स बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए और जितने भी साइंस के और जीके के सवाल पूछेगा आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो देखिए और एनालिसिस कीजिए कि कैसे इसे पिछले रेलवे के एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं जीके और साइंस के। ओके दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत तो दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.3% है केवल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया? किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस नहीं, आज़ादी दिवस नहीं भाई, गणतंत्र दिवस। तो कब मनाया गया था पहली बार? 1950 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ये किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? तो 2012 में स्टार्ट की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी स्थलीय देवता की श्रेणी में आता है? कौन सा वैदिक देवता यानी पृथ्वी स्थान स्थलीय देवता की श्रेणी में आते हैं? तो वो बृहस्पति हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो याद रखिए INS विक्रांत है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। नुआखाई एक कृषि या कटाई का त्यौहार है
जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? नुआखाई एक कृषि या कटाई का त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है नुआखाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? तो इनमें से कौन सी श्रेणी है जो कि हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? तो पीर पंजाल श्रेणी है जो कि हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। कोल इंडिया लिमिटेड कब अस्तित्व में आई थी? यानी कोल इंडिया लिमिटेड किस वर्ष में अस्तित्व में आ गई थी? तो याद रखिएगा 1975 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत के सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध किया था। तो बताइए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित कर दिया गया था? तो 1856 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। कांगड़ी भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? कांगड़ी भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथी ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप बताइए कि यदि आप गांव में रहते हैं तो वहाँ के प्रधान साहब होते हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यही सेम सवाल है भाई, ग्राम पंचायत का कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? स्टार्टिंग में जब 1950 में 8वीं अनुसूची आई थी तो उसमें केवल भाई 14 भाषा शामिल थी जो कि इसे पहली बार भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में यदि बात करेंगे आप लोग तो 22 भाषा इसमें शामिल है 8वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्त ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में आता है? तो केंद्र सरकार के आधिकारिक क्षेत्र में कौन आता है? जिला बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड, छावनी बोर्ड या नगर क्षेत्र? केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के आधिकारिक क्षेत्र में आता है वो कौन सा है? तो छावनी बोर्ड आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? टिस्को का गठन किस वर्ष हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का? तो 1907 में हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से याद किया जाता है? तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लस ये रिपीट हो चुका है सवाल। तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करेंगे क्योंकि शायद हमने दूसरा या तीसरा सवाल बिल्कुल सेम सवाल को हल किया है। तो देखते हैं आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है। यदि आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सेशन देख रहे होंगे तो इस सवाल का राइट आंसर बिल्कुल चुटकियों में देंगे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। 1 सेकेंड आपको इस सवाल का राइट आंसर देने में लगा होगा यदि आपको याद हुआ होगा तो। ओके बताइए कौन है? वेलू नचियार है, रानी गाइदिनल्यू है या अरोड़ा आसिफ अली है या दुर्गावती देवी है? बताइए। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर बना है?
तो ये सतलुज नदी बना है, भाखड़ा नांगल बांध है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री का प्रमुख है? सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री का प्रमुख कौन होता है? तो महासचिव हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का है? मयूरभंज छऊ नृत्य ये किस राज्य का है? तो उड़ीसा राज्य का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय रेखा की पहचान कीजिए। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना यही थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 को स्टार्ट हुआ था, 2017 में एंड हो गया था। तो समय रेखा 2012 से 2017। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। स्वामित्व योजना, जो कि पंचायत राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, ये कब शुरू की गई थी? स्वामित्व योजना जो कि पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, इसे किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी? 2021 में स्टार्ट की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। बूढ़ा बलांग और बैतरणी नदियों का उद्गम किस राज्य में है? बूढ़ा बलांग और बैतरणी नदियों का उद्गम किस स्टेट में है? तो उड़ीसा राज्य में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अब लगातार आप सभी की 26 मई तक क्लास चलेगी। आप देखेंगे जब अंतिम फैसला आएगा कि इस बार ITI वाले एग्जाम देंगे कि 10th पास वाले देंगे कि दोनों एग्जाम देंगे, तो देखेंगे भाई परीक्षा तिथि उसी दिन घोषित हो जाएगी, क्योंकि 2 महीने बाद ही आने वाली थी इसका एग्जाम डेट ग्रुप डी का, तो डायरेक्ट आ जाएगी। इससे पहले तो आप देखेंगे जेई का हो सकता है कि 22 अप्रैल को एग्ज़ाम शुरू हो जाए, उसके बाद NTPC का, क्योंकि जेई का जो अगला पेपर होने वाला है वो 22 अप्रैल को होने वाला है। तो जितने भाई जेई की तैयारी कर रहे तो वो शुरू कर दे, 2 दिन के बाद अप्रैल का महीना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे दोस्त। तो अगला सवाल देखिए 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम वायसराय था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। गालो भाषा जो तानी भाषा परिवार से संबंधित है, ये कहाँ बोला जाती है? भाई ये कहाँ पर बोला जाता है बताइए। गालो भाषा जो तानी भाषा परिवार से संबंधित है, ये कहाँ पर बोली जाती है? तो दोस्त याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैरो बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा किस वर्ष में पेश किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गैरो बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा किस वर्ष में पेश किया था? 2011 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। ब्रह्मपुत्र हिमालय की किस सीमा को चिन्हित करता है? बताइए, यानी भाई ये किस दिशा की सीमा को चिन्हित करता है ब्रह्मपुत्र हिमालय? तो ये सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने के समय अपराधी नहीं था? बताइए दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अनुच्छेद आपको आना चाहिए कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो किसके अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो कि उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था? तो वह अनुच्छेद 20 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची का भाग है, समवर्ती सूची का भाग है? तो इनमें से भाई कौन सा है? याद रखिए मिलावट है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा प्लेस है जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो देखिए
पार्श्वनाथ तो है, दिलवाड़ा भी है, श्रवण बेलगोला भी है, लेकिन कुशीनगर नहीं है भाई। ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुशीनगर। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 43। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? नगर निगम भारत में राजनीतिक प्रमुख कौन होता है बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, महापौर होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब आपका गांव नगर निगम में आ जाएगा तो वहां पे चुनाव नहीं होगा, जैसे कि प्रधानी का चुनाव नहीं होगा, डायरेक्ट नगर निगम के महापौर वहां के प्रमुख माने जाएंगे, पार्षद का चुनाव होने लगेगा। ओके, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो वो मराठी भाषा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 45। नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों के बीच कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों के बीच कौन सा त्यौहार फेमस है, प्रसिद्ध है? तो सक्रिनी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 46। मक्का किस देश में स्थित है? बताइए मक्का किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है मक्का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? FICCI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1927 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 48। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब यहां से साइंस के सवाल आपको मिलेंगे दोस्त, ध्यान देना है। इस बार भाई जीके जीएस करंट अफेयर के मिला के 20 क्वेश्चन, साइंस के अकेला 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा मैथ के भाई 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के तो आप जानते हैं सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आते हैं। तो शाम को लगातार 7:30 PM पे क्लास प्रोवाइड होती है। 2 दिन से क्लास में आप सभी लोग के लिए नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो इसी फैसले का हम भी इंतजार करने लगे थे। अब साथ ही डायरेक्ट 26 मई तक क्लास लगातार आपको प्रोवाइड होगी शाम को 7:30 PM पे रीजनिंग की। तो तैयार हैं आप लोग। रिक्सिया किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है रिक्सिया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 49। जैविक विविधता का मूल स्रोत कौन सा है? जैविक विविधता का मूल स्रोत तो उत्परिवर्तन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 50। डैश अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है, यानी इनमें से कौन सा जानवर है जो कि काफी खराब बच्चों को जन्म देता है? उससे माना जाता है कि ये स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं देता है, उसमें काफी कमी होता है। तो भाई कंगारू ऐसे हैं जो कि अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। बी ऑप्शन कंगारू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 51। कैल्शियम ऑक्साइड में यानी CaO में पानी मिलाने पर क्या यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है CaO में पानी मिलाने पर? तो बुझा चूना यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 52। जिंक के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निर्मित होती है? जिंक के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निर्मित होती है? तो ऑक्सीजन गैस निर्मित होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 53। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? हैलोजन, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु या अक्रिय गैस? तत्वों का दूसरा समूह याद रखेंगे आप लोग, क्षारीय मिट्टी वाला धातु बोलते हैं, मृदा मतलब मिट्टी होता है। तो यहां से ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 54। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? बताइए दोस्त। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तब इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो भाई गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 55। मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? तो भाई वर्मिलियोन है। मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम
वर्मिलियोन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 है। एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग कौन सा है? एक पुष्प में तो भाई मेन कौन होता है? पुंकेसर, एक और स्त्री केसर, ये मेन पार्ट होते हैं। तो इसके स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग कौन है? तो अंडाशय है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। डैश संवहनी उत्तक वाले पहले स्थलीय पादप कौन थे भाई? संवहनी उत्तक वाले पहले स्थलीय पादप कौन थे? तो टेरिडोफाइटा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा है? वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? तो भाई जीजे यानी जॉर्ज मेंडल का निधन कब हुआ था? वैज्ञानिक था, बताइए तो किस वर्ष में इसका निधन हुआ था? तो दोस्त 1884 में, 1884 में। तो यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। डैश संभवतः जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? संभवतः की बात कर रहा है, तो आर्थ्रोपोडा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। डैश एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण बताइए। एकल परमाणु अणु का एक एग्जाम्पल बताइए। तो ऑर्गन है। ऑप्शन ए दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 61। उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? भाई उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल आपका ठीक बैठ रहे हैं। तो लास्ट में आप सभी लोग स्कोर जरूर बताएंगे, क्योंकि आज कोर्ट के हर एक के सवाल जो पूछे गए अभी तक जितने भी हायर हुए हैं भाई, 3 हायर हुए हैं, तीनों में फैसला नहीं आया, लेकिन हम उस पर सवाल बना रहे हैं कि आपका डायरेक्ट 26 मई को इसका एग्जाम डेट आएगा। ये तो क्लियर है भाई, मान के चलिए। आप लोग इन सभी से दूर रहिए, अपनी तैयारी को रखिए। यदि आप ग्रुप डी एग्जाम फोड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तभी साथी आइएगा। ये लगातार 10 पार्ट में सुबह 8 बजे डेली क्लास मिलेगी। तो अगला सवाल देखिए 62। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लौड़ों का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है पीएच मान इसका? तो भाई 7 होता है। बी ऑप्शन 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 63। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको क्या बोला जाता है? तो अंतर संक्रमणीय तत्व बोले जाते हैं। अंतर संक्रमणीय तत्व बोले जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। Na2O एक कैसा ऑक्साइड है? Na2O एक कैसा ऑक्साइड है? तो ये क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो वेग बोला जाता है, यानी वेलोसिटी बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? बैगनी, पीला, नीला या लाल? तो भाई रेड कलर का विचलन कोण सबसे कम होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या दे रखा है? डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो इको लोकेशन का एक प्रकार इनमें से कौन सा? इको लोकेशन की बात कराए तो भाई सोनार है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बन रहे हैं? डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा रासायनिक तत्व जो कि क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? कैल्शियम, बेरियम, रेडियम या पोटेशियम? तो देखिए कि इनमें से कौन सा तत्व जो कि क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित है? कैल्शियम है यानी Ca है, बेरियम भी है यानी Rd है, Rd भी है, लेकिन दोस्त पोटेशियम नहीं है, K नहीं है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस जीव को चुने जिसमें 3 कच्चे हृदय हों। भाई उस जीव को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें 3 कच्चे हृदय हैं। जैसे कबूतर में तो भाई 4 कच्चे हृदय होते हैं, 2 नीले होते हैं, 2 नीले होते हैं और 2 अट्रिया होते हैं। क्या? 2 अट्रिया होते हैं, 2 नीले होते हैं, जो कि
4 कच्छों वाले हृदय होते हैं कबूतर, तो ये तो नहीं होगा। 3 कच्छी हृदय वाला पूछा। उसके बाद मछली में भाई 2 कच्छ होते हैं केवल। आपसे सवाल पूछता है कि मछली में कितने कच्छ होते हैं, तो 2 कच्छ होते हैं, याद रखिए। एक एट्रियम होता है, एक नीला होता है। एक अट्रिया होता है और एक नीला होता है, तो मछली में 2 कच्छ होते हैं। उसके बाद गिरगिट में 3 कच्छे हृदय होते हैं, यानी इस साल का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा। चीता में भाई 4 होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 70। किस तत्व में गैर धातु गुण पाए जाते हैं, बताइए। सभी साथी बताएंगे, सोडियम में, क्लोरीन में, लिथियम में कि पोटेशियम में। किस तत्व में गैर धातु गुण पाए जाते हैं, तो ये क्लोरीन में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, Cl में। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 71। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, भाई एक उत्तल दर्पण की फोकस वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक, तो भाई आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में तो होगी नहीं, हमेशा पॉजिटिव में होगी, यानी धनात्मक आपका बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 72। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है क्या कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो भाई असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 73। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसके साथ सुपरिभाषित होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किसके साथ सुपरिभाषित होता है, तो भाई केवल हल्का तत्व के साथ। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 74। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किससे जाना जाता है, यानी भारत में डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किससे जाना जाता है, तो डॉक्टर लालजी सिंह को। याद रखिए डॉक्टर लालजी सिंह को। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का बताएंगे आप लोग। आतिशबाजी में पीले रंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, भाई आतिशबाजी यानी आप लोग देखे होंगे शादी ब्याहों में या अन्य इसी तरह आप भी होली दिवाली पे भाई पटाखा छोड़ते हैं, तो उसमें आतिशबाजी में आप देखेंगे पीले रंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग होता है तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, कॉपर का, कैल्शियम का, सोडियम का या बेरियम का, तो दोस्त Na का प्रयोग किया जाता है, यानी सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये जीके साइंस के कोड के सवाल 75 कंप्लीट हो चुके हैं। आप बताइए कि आप सभी का स्कोर कितना रहा आज की सेशन से। सभी दोस्त बताएंगे अपना अपना स्कोर, कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पाए आज की सेशन से। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद भी किया होगा और लगातार आप इस सेशन से जुड़ेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। और भी कोई भी आपके मन में डाउट हो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को लेकर या इस भर्ती को लेकर, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और इसका एग्जाम डेट कब हो सकता है उसको भी आप पूछ सकते हैं, हम क्लियर कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। और आप लोग चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी लगातार क्लास चलेगी सुबह 8 बजे और शाम में भी 7:30 PM पे। तो इसके बाद साथ ही आपकी क्लास चलेगी 11:30 AM पे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए। यदि आप भी आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो इस समय इसका फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। 12 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए, लास्ट डेट 10 अप्रैल है। आर्मी जीडी के लिए, क्लर्क के लिए, सिपाही के लिए, WMP के लिए, ट्रेडमैन के लिए सिंपल 10वीं पास होना आवश्यक है, प्लस 12th पास है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एज भाई 17.5 से लेकर केवल 21 वर्ष के बीच के ही स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 17.5 से लेकर 21। यदि आप 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच में तो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हवलदार पोस्ट का वैकेंसी आया नहीं है, वो कुछ दिन बाद आएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे, तो आप लोग फॉर्म को भरेंगे। इसमें 20 से लेकर 25 साल के स्टूडेंट फॉर्म को भरते हैं हवलदार पोस्ट के लिए, और एक JCO का भी पोस्ट आना बाकी है आर्मी अग्निवीर में। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। तो कैसा रहा सेशन एक बार जरूर अपना फीडबैक दीजिए। ओके दोस्त, नेक्स्ट 11:30 में मिलेंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।